अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ अबाउट द स्टॉक मार्केट विच इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट फिनेंशियल मार्केट। ठीक है, द स्टॉक मार्केट ये कौन सी मार्केट है, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर हम स्टडी करेंगे और कुछ थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक मार्केट की विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूएस के पर्सपेक्टिव में हम इसको देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, सच एज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है टू अ कॉर्पोरेशन एंड द फाइनेंशियल मैनेजर्स रोल एज अ लाइजन। कैसे फाइनेंशियल मैनेजर इसके अंदर आप देखें, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक को परचेज और सेल करने के डिसीजंस भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। सो वी विल सी दिस स्टॉक मार्केट। तो हमें ऑलरेडी पता है कि कॉरपोरेशंस जो है वो पब्लिक भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं। हमने पढ़ा था लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और एस कॉरपोरेशंस को हमने पढ़ा था, जिसमें यानी क्लोज सर्कल के अंदर जब होते हैं तो उसको हम प्राइवेट कॉरपोरेशन कहते हैं, जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं। अ प्राइवेट कॉरपोरेशन हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स एंड देयर इज़ नो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर इट्स शेयर्स। तो उसके शेयर्स वहीं पे हैंड्स चेंज करते हैं विद इन क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स और फैमिली। ठीक है, और इसके लिए कोई मार्केट नहीं होती है। तो पब्लिक कॉरपोरेशन जो होती है, जैसे हमने सी कॉरपोरेशन देखी, उसके अंदर क्या होता है, हैज़ मैनी ओनर्स एंड इट्स शेयर्स ट्रेड ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो इनके शेयर्स जो है वो ट्रेड होते हैं किसमें, एक मार्केट के अंदर, जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, जैसे कि हम शेयर्स को स्टॉक कहते हैं। ठीक है जी, ये देखें अगर हम तो वॉल्यूम ऑफ द शेयर्स ट्रेडेड के हिसाब से मार्केट्स को, टॉप 10 मार्केट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, फिर शेंजन स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों चाइनीज़ मार्केट हैं। तीसरे नंबर पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, फिर बैट्स है। बैट्स इज़ बेसिकली एब्रिविएशन फॉर बेटर ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम्स। सो ये ग्लोबल मार्केट्स यूएस की है, फिर नेस्डेक है, नेस्डेक भी एक मार्केट है, जापान एक्सचेंज है, और डिफरेंट जो है ये भी शायद चाइना की मार्केट है, ये लंदन एक्सचेंज है, ये हांगकॉन्ग की है, ये यूरोप की है, यूरोनेक्स्ट। ठीक है, तो आप देखें कि टॉप पे दो चाइनीज़ मार्केट है। बट क्या सिचुएशन थी पहले और किस तरह से थी, हम इसको यूएस के पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट तो सिंपली आप कह लें कि क्या होती है जी प्राइमरी मार्केट, जब आप शेयर्स को फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हैं, फर्स्ट टाइम आप पब्लिक में देते हैं, तो वो जो शेयर्स की जो मार्केट होती है वो आपकी प्राइमरी मार्केट होती है। तो वो तो एक दफ़ा हो गया ना, ठीक है, एक दफ़ा हो गया। अब वही शेयर्स आपके आ गए स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे के हैंड एक्सचेंज करते हैं, यानी ओनरशिप एक्सचेंज होती है। तो वो होती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो इन दिस वे जो स्टॉक मार्केट है वो क्या है, वो सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट नहीं है। अब वो कंपनीज कैसे फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती हैं, वो एक सेपरेट इशू है, उसके लिए सेपरेट चैप्टर होगा, उसमें आप स्टडी करेंगे। वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, आईपीओ उसको बोलते हैं। उसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसमें हेल्प करता है उसको, और वो उसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस वगैरह लेता है, लेकिन हम उसको यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल यानी पहले से जो हो रहे थे वो ट्रेडिंग वेन्यूज़ क्या थे, जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आप शेयर्स की सेल परचेज करते हैं उसको ट्रेडिंग कहते हैं। वेन्यूज़ आप कह लें कि जो उसके लिए आपके पास जगह जो है उसको वेन्यूज़ कह लें। तो इसमें आपके पास दो हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और नेस्डेक है। नेस्डेक इज़ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। तो ये दो मार्केट्स हैं, ठीक, ट्रेडिशनल वेन्यूज़ जो हैं यूएस के पर्सपेक्टिव के साथ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि मार्केट मेकर हम किसको कहते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे। 2005 से पहले जो है, जो जितनी भी ट्रेड होती थी वो सारी फ्लोर के ऊपर होती थी। इसमें दो तरह की ट्रेडिंग होती है, फ्लोर ट्रेडिंग होती है और दूसरी ट्रेडिंग होती है ऑन द फोन, ओवर द फोन और ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन्स, यानी कोई सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर के, उसके अंदर आप करते हैं। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फ्लोर ट्रेडिंग होती है। अभी भी आप देखते होंगे कि ब्लूमबर्ग और कुछ जो फिनेंशियल चैनल्स हैं
टीवी चैनल्स हैं, उनके ऊपर वो बेल रिंग करती है और काम स्टार्ट होता है, फिर बेल रिंग करती है और फिर काम बंद होता है शाम के टाइम, ठीक है, अमेरिका के अंदर। तो फ्लोर ट्रेडिंग होती है उसके अंदर। तो मार्केट मेकर क्या होते हैं जी? मार्केट मेकर वो होते हैं जो कि आपकी प्राइसेस को सेट करते हैं, सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस को सेट करते हैं, इनको हम मार्केट मेकर्स कहते हैं। तो यही मार्केट मेकर्स जब NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो उनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और एक स्टॉक के लिए एक मार्केट मेकर होता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में होता था, ठीक है, अभी भी शायद ऐसा ही हो, नॉट श्योर, बट नेस्डेक के अंदर एक स्टॉक के लिए एक से ज़्यादा मार्केट मेकर्स होते हैं। अच्छा, ये मार्केट मेकर्स प्राइसेस को कैसे सेट करते हैं? बिड प्राइस होती है और आस्क प्राइस होती है। बिड प्राइस कौन सी होती है? जिस पे मार्केट मेकर आपसे बाय करता है स्टॉक को, ठीक है। और आस्क प्राइस क्या होती है? जिस पे आपको मार्केट मेकर आपको स्टॉक सेल करता है, यानी शेयर्स को सेल करता है। अब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी हैं मार्केट के अंदर। आपके पास, इसको हम सिक्योरिटीज भी कहते हैं, जो शेयर्स को ना सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो एक स्टॉक आप बेचना चाहते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आप का जो मार्केट मेकर है उसने सेट किया होगा, ये मैं थोड़ी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ यूएस की, ठीक है। तो उसमें उसने कोई प्राइस सेट की होगी, जो बिड प्राइस होगी, बाइंग प्राइस होगी, वो हमेशा लो होती है, जो जिस पे मार्केट मेकर बाय करता है आपका। लेकिन आप सेल करेंगे तो मार्केट मेकर उसको ऊपर बाय करेगा, लेकिन इसकी प्राइस वो सेट करेगा, ठीक है। तो आपने सेल किया, मार्केट मेकर ने बाय किया, ठीक है। अब आप बाय करने जा रहे हैं तो आप आस्क प्राइस पे लेंगे, जिस पे मार्केट मेकर सेल कर रहा है आपको। तो जो मार्केट मेकर है वो हमेशा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस रखता है, आस्क प्राइस और बिड प्राइस पे। आप एक इन्वेस्टर हैं, आप जाते हैं स्टॉक मार्केट में, आप कहते हैं मैंने कुछ शेयर्स लेने हैं। आप शेयर लेने के लिए जाते हैं तो आपको हमेशा ज़्यादा प्राइस पे मिलता है, जब आप बेचते हैं तो वो कम प्राइस पे बिकता है एट द सेम टाइम, यानी एक ही पॉइंट इन टाइम को अगर आप ले लेते हैं तो उसी टाइम पे जो बिड प्राइस होती है वो लोअर होती है और आस्क प्राइस ज़्यादा होती है। तो इनका जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस जो है उसको हम बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। तो ये इस डिफरेंस का जो फायदा है वो कौन लेता है? मार्केट मेकर लेता था, ठीक है। मार्केट मेकर इसका फायदा लेता था और वो इस फायदे से क्या करता था, मीन्स वो प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है अपनी, ठीक है। तो अब इसमें लिक्विडिटी कैसे वो प्रोवाइड करता है? से फॉर एग्जांपल आप उसने सेट कर दी बिड प्राइस कि वो इस प्राइस पे वो बाय करेगा, आप बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। आप एग्री करते हैं उसके साथ कि यार मैं ये बेचता हूँ। तो अगर दूसरी एंड पे कोई कस्टमर ही नहीं अवेलेबल कि जो बाय करना चाहे, तो आप क्या करेंगे? मार्केट मेकर जो है दूसरे एंड को कंट्रोल करता है बोथ साइड्स पे। अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो वो आपको अवेलेबल करेगा उन स्टॉक्स को जिसकी उसने बिड प्राइस सेट की है। और अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो अगर दूसरी तरफ कस्टमर नहीं है तो वो इसको मेक श्योर करेगा कि वो आपसे वो बाय कर ले, यानी दूसरा एंड वो कवर करके आपको लिक्विडिटी फॉर्म करता है। यानी यू कैन कन्वर्ट योर शेयर्स और स्टॉक्स और सिक्योरिटीज इमीडिएटली इनटू कैश। सो लिक्विडिटी का मतलब क्या है? दैट यू कैन कन्वर्ट योर शेयर्स इनटू कैश एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, ठीक है, कॉम्पिटिटिव रेट के ऊपर आप उसको कर सकते। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी? यही बिड आस्क जो स्प्रेड होगा उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहेंगे, प्लस उसके अंदर हो सकता है कि कोई ब्रोकरेज फीस हो, क्योंकि वो दरमियान में आपके लिए काम कर रहा है तो उसकी कोई ब्रोकरेज फीस भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात की ट्रेडिशनल वेन्यूज़ की और क्या होता था पहले। हमने कहा कि मार्केट मेकर होता है जो बिड और आस्क प्राइस को सेट करता है और लिक्विडिटी फॉर्म करता है, और वो लिक्विडिटी जो स्प्रेड प्राइस है वो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, टाइम चेंज होने के साथ क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। जैसे टाइम चेंज हुआ तो कंपटीशन बढ़ा, जब कंपटीशन बढ़ा तो मार्केट चेंज हुई। जब मार्केट चेंज हुई तो फिर क्या हुआ? बहुत सारे चेंजेस आए। स्टॉक मार्केट्स हैव गॉन थ्रू न्यूमरस चेंजेस स्पेशली इन द लास्ट डिकेड। तो अगर हम इसको देखें हिस्ट्री के हिसाब से तो इन 2005
द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड नेस्डैक एक्सचेंजेस, ये दोनों एक्सचेंजेस हैं। इन्होंने क्या अकाउंट किया, यानी इन्होंने टोटल जितनी भी ट्रेड हुई यूएस स्टॉक्स के अंदर 75% ट्रेड जो है इन दो एक्सचेंजेस के अंदर हुई। लेकिन अगर अब आप आज की सूरत हाल देखें, ठीक है, तो आज की सूरत हाल में क्या है, सिंस दैट टाइम हाउएवर they have faced increasing competition from new fully electronic exchanges as well as alternative trading systems, जो कि computerized trading systems थे। So with the change in market structure, क्या हुआ, जो मार्केट मेकर था उसका रोल क्या हो गया, डिसअपेयर होता चला गया, यानी बहुत कम इम्पोर्टेंट रह गया, उसकी इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस कम हो गई। The role of an official market maker has largely disappeared. So because all transactions now are being done electronically with the computers, और computers ही market maker का role play कर रहे हैं, that they are matching the buy and sell orders। तो जब वो buy and sell orders को कर रहे थे तो फिर क्या हुआ, फिर नई टर्मिनोलॉजी आ गई जी, कैसे करेगा जी। अब कोई भी बंदा क्या कर सकता है, एनी बॉडी कैन मेक अ मार्केट इन अ स्टॉक बाय पोस्टिंग अ लिमिट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर क्या होगा, तो लिमिट ऑर्डर क्या होगा, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लिमिट ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ सेट अमाउंट एट अ फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, कि आप इतने शेयर्स ले सकते हैं इतनी प्राइस के ऊपर, आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डर टू बाय 100 शेयर्स ऑफ IBM एट अ प्राइस ऑफ $138 पर शेयर इज अ लिमिट बाय ऑर्डर। ठीक है, तो बिड आस्क स्प्रेड इस सूरत में अब वो कहां पे चला गया, बिड आस्क स्प्रेड ऑफ अ स्टॉक इज नाउ डिटरमाइंड बाय द आउटस्टैंडिंग लिमिट ऑर्डर। द लिमिट सेल ऑर्डर क्या होगा, लिमिट सेल ऑर्डर विद द लोएस्ट प्राइस इज द आस्क प्राइस बन गई आपकी, एंड द लिमिट बाय ऑर्डर विद द हाईएस्ट प्राइस इज द बिड प्राइस बन गई। सो हु इज टेकिंग द बेनिफिट, द कंप्यूटर सिस्टम्स हु आर वर्किंग बिहाइंड द कंप्यूटर सिस्टम्स। सो ट्रेडर्स मेक द मार्केट, अब ट्रेडर्स ही मार्केट मेकर हो गए इन द स्टॉक्स बाय पोस्टिंग लिमिट बाय एंड सेल ऑर्डर्स। और इन सारे जो ऑर्डर्स हैं, जो सब जो इन्वेस्टर्स हैं, सारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स कह लें या ट्रेडर कह लें, ट्रेडर हम कहेंगे जो बाय या सेल करना चाहता है तो वो ट्रेड करना चाहता है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट ऑर्डर्स इज नोन एज द लिमिट ऑर्डर बुक। तो उसको आपने कह दिया कि ये लिमिट ऑर्डर बुक है। तो एक्सचेंजेस मेक देयर लिमिट ऑर्डर बुक्स पब्लिक, वो पब्लिक कर देते हैं, यानी वो आपकी स्क्रीन चल रही होती है, उसके ऊपर सब के बिड एंड आस्क प्राइसेस आ रहे होते हैं, बेसिकली दैट इज लिमिट ऑर्डर बुक। तो उससे क्या होता है, सो दैट द इन्वेस्टर्स या उनके बिहाफ पे उनके जो ब्रोकर्स हैं कैन सी द बेस्ट बिड एंड आस्क प्राइसेस, और डिसाइड कर सकते हैं कि व्हेन टू ट्रेड, व्हेन टू बाय और व्हेन टू सेल। सो ट्रेडर्स हु पोस्ट लिमिट ऑर्डर्स प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट। तो अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन हो गए, वही ट्रेडर्स हो गए जो बिड और आस्क प्राइसेस को डाल रहे हैं थ्रू लिमिट ऑर्डर बुक। ठीक है, तो अब orders that trade immediately at the best outstanding limit orders are said to be takers of the liquidity, उनको हम takers of the liquidity कहते हैं। और providers of the liquidity earn the bid ask spread। ठीक है, जो liquidity provide कर रहे हैं वो क्या है, वो provider of the liquidity है। provider of the liquidity earn the bid ask spread, लेकिन किस cost पे, but in doing so they risk the possibility that their orders will become stale। stale का मतलब वो नहीं उसको फील कर सकते। when the news about a stock arrives that causes the price of the stock to move, तो एक न्यूज़ आ गई किसी स्टॉक के बारे में कि भाई ये कंपनी जो है डिविडेंड नहीं दे रही इस साल, तो उसकी स्टॉक प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो आपने जो बिड आस्क प्राइस डाली हुई थी उस स्टॉक की, यू हैव टू immediately act and you have to change that bid ask price। अगर आप नहीं करेंगे, रुके रहेंगे या आप कहीं बिजी हैं, तो आपका वो क्या होगा, वो ऑर्डर स्टेल ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है
Smart traders will quickly take advantage of the existing limit order by executing trades at the old prices. आपने चेंज नहीं की प्राइस न्यूज़ आने के साथ, तो पुरानी प्राइसेस के ऊपर आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट दरमियान में है, गारंटी करती है इस चीज़ को. To protect themselves against this possibility, liquidity providers need to constantly monitor the market, cancelling old orders and posting new orders when appropriate. जैसे ही ज़रूरत हो फ़ौरन वो एक्ट करें. तो यू हैव टू बी सुपर एक्टिव. ठीक है. तो ये सारे आपके मार्केट ऑर्डर्स हो गए. ठीक है. अब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स कौन से होते हैं? ठीक है. हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स आर अ क्लास ऑफ ट्रेडर्स हु विद द एड ऑफ कंप्यूटर्स क्या करते हैं? प्लेस तीन काम करते हैं, चार बल्कि. प्लेस, अपडेट, कैंसिल एंड एग्जीक्यूट ट्रेड्स. कैसे? मैनी टाइम्स इन अ सेकेंड, पर सेकेंड, यानी वो बहुत क्विकली मूव कर रहे होते हैं. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ, उसमें क्या होता है, वो कंप्यूटर्स में वो सेट कर देते हैं कि इस टाइम पे ये कर दे, इस टाइम पे ये कर दे, इस टाइम पे ये कर दे. ठीक है. तो उनको हम क्या कहते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स कहते हैं. तो वो रिस्पॉन्स करते हैं किस पे? टू द न्यू इंफॉर्मेशन एज वेल एज अदर्स ऑर्डर्स, उनके ऊपर भी वो कर रहे होते हैं. प्रॉफिटिंग बाय बोथ प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द स्टेल लिमिट ऑर्डर्स. तो वो इन दोनों का फायदा उठाते हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम्स की. अल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम्स को हम डार्क पूल्स भी कहते हैं. इसमें क्या होता है? हमने कहा कि जैसे चेंजेस आए उसके साथ क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई. ठीक है. मार्केट में मेकर का जो रोल था वो ख़त्म हो गया. अब मार्केट ऑर्डर्स जो है इमीडिएटली जो हो रही हैं वो खुद ट्रेडर्स ही कर रहे हैं. एक्टिव ट्रेडर वही लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वही लिक्विडिटी का बेनिफिट ले रहे हैं बोथ साइड्स पे. और जितने भी बिड आस्क प्राइसेस हैं वो सारी आपकी वो नज़र आ रही हैं मार्केट की. ठीक है. अल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, वो अपने जो लिमिट ऑर्डर्स हैं, लिमिट बाय ऑर्डर और लिमिट सेल ऑर्डर्स, उनको विजिबल नहीं करते. इसकी बजाय क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? इंस्टेड दीज डार्क पूल्स ऑफर इन्वेस्टर्स द एबिलिटी टू ट्रेड एट अ बेटर प्राइस. जैसे एग्जांपल के तौर पे एवरेज ऑफ बिड एंड आस्क प्राइस का जो है एवरेज ले लें टू सेव दी बिड आस्क स्प्रेड, यानी जो स्प्रेड आप दे रहे हैं उसका एवरेज ले लिया आपने, तो आपने वो जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं उसको बचाने के लिए आप करते हैं. तो विद द ट्रेड ऑफ दैट देयर ऑर्डर्स माइट नॉट फिल, तो इसमें भी उनको नुकसान तो होता है डार्क पूल्स के अंदर. ठीक है. क्या नुकसान होता है कि वो ट्रेड ऑफ करते हैं, यानी वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं उसके साथ कि मुमकिन है कि उनके ऑर्डर्स फिल ही ना हो. देयर ऑर्डर्स माइट नॉट बी फिल्ड इफ एन एक्सेस ऑफ ईदर बाय और सेल ऑर्डर्स इज रिसीव्ड. यानी जितनी वो अमाउंट वो दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, उससे बड़ा ऑर्डर आ जाएगा तो वो फिर उसको नहीं कर सकेंगे. ठीक है. तो डार्क पूल्स ने भी एक बहुत बड़ा पोर्शन, अबाउट 40% ऑफ द मार्केट कैप्चर किया. तो पीपल लाइक टू गेन मोर. ठीक है. डू नॉट मेक देयर लिमिट ऑर्डर्स विजिबल. सो उनके लिमिट ऑर्डर, लिमिट बाय और लिमिट सेल ऑर्डर जो है वो विजिबल नहीं होते. ठीक है. लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स आप की कॉरपोरेशन है, आपके बहुत सारे वो हैं शेयर होल्डर्स हैं, तो यू मस्ट लिस्ट योर कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज. तो आप जो लिस्ट कराने जाएंगे तो उनकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिन्हें आप फॉलो करेंगे. तो हम बात कर रहे हैं यूएस के पर्सपेक्टिव में, और यूएस की जो बड़ी मार्केट्स हैं वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नेस्डेक है. ठीक है. तो लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? आउटलाइंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स अ कंपनी मस्ट मेक टू बी ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज. तो एक एक्सचेंज में जब वो ट्रेड लिस्ट हो जाती है कंपनी, तो फिर उस एक्सचेंज के अंदर, उस स्टॉक मार्केट के अंदर उसके शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं. ठीक है. तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो दोनों मार्केट्स के अंदर लिस्टेड हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक में लिस्टेड है लेकिन सेकंड में नहीं है. ठीक है. तो न्यूयॉर्क की जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग स्टैंडर्ड है, वो ज़्यादा सख्त है, स्ट्रिंजेंट है देन दोज ऑफ नेस्डेक. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो फेसबुक जो है वो नेस्डेक में लिस्टेड है, ट्विटर जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है.
ये स्टॉक मार्केट्स भी कोशिश करती हैं कि अच्छी कंपनीज हमारे अंदर आएँ, हमारे अंदर लिस्ट हों, हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हों, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले। यानी हर ट्रेड पे जो स्टॉक मार्केट होती है उसको कमीशन मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं। तो ये उनकी जस्ट उनकी वो है, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मीट करनी पड़ती हैं। तो एक की रिक्वायरमेंट निस्बतन ज़्यादा है, एक की कम है। और मैंने आपको कहा कि ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का फ्लोर भी है और इसमें सिर्फ कंप्यूटराइज्ड होती है आपकी ट्रेडिंग। तो दूसरी जो फिनेंशियल मार्केट्स हैं स्टॉक मार्केट के अलावा, उसमें जो बहुत बड़ी मार्केट्स हैं वो आपकी एक बॉन्ड मार्केट है। बॉन्ड मार्केट मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेशंस आर एंटाइटल्ड टू टेक लोन फ्रॉम द पब्लिक। तो वो जब लोन लेते हैं तो लोन के अगेंस्ट वो जो एग्रीमेंट करते हैं तो उसको बॉन्ड की सूरत में एक सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड मार्केट है। बॉन्ड मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी आप करेंसी चेंज करते हैं, कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी में जाते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी है। तो ये बॉन्ड मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है ये किस तरह से वर्कआउट करती है? दीज आर सिंपली नेटवर्क्स ऑफ डीलर्स कनेक्टेड बाय फोन एंड कंप्यूटर्स। तो ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती बॉन्ड मार्केट, यानी इसके लिए ब्रोकर्स होंगे, डीलर्स होंगे और उनका आपस में ताल्लुक होता है। ठीक है, और ये ब्रोकर्स और डीलर्स हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर भी बैठे हैं, ठीक है, जो इसमें डील करते हैं। तो ये दोनों मार्केट्स जो है डीलर्स के नेटवर्क के ऊपर चलते हैं। अब कमोडिटीज़ मार्केट क्या होती हैं? कमोडिटीज़ आपको पता है, जैसे पेट्रोल है, ऑयल है, सोयाबीन है, वीट है, राइस है, कोको है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी ट्रेड होती हैं, इनकी भी एक मार्केट होती है। लेकिन इनकी मार्केट जो है फिजिकल मार्केट एग्जिस्ट करती है न्यूयॉर्क के अंदर, जिसको न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज कहते हैं। तो ये कमोडिटीज़ ट्रेड होती हैं आपकी न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर। और फिर डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ हैं। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ जो है ये बेसिकली ये कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होती हैं टू हैज रिस्क, यानी रिस्क को कवर अप करने के लिए आप बनाते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका बेस प्रोडक्ट कोई और प्रोडक्ट होती है, कोई और जिनकी बेस कोई और प्रोडक्ट होती है। तो ये जो है ये भी ट्रेड होती हैं एक लोकेशन के अंदर, और इस अमेरिका के अंदर इसको कहा जाता है द शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज, द शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज। तो आप बॉन्ड को भी पढ़ेंगे, हो सकता है फॉरेक्स आप ना पढ़ें, कमोडिटीज़ और डेरिवेटिव्स को भी शायद आप पढ़ेंगे। अगर आप एडवांस कोर्स लेंगे इसके अंदर तो आप उसको स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर यूनिट 1.5. Hope you have enjoyed all the information. Thank you.